कहानी की शुरुआत होती है साउथ अटलांटिक ओशन से, जहां एक शिप समुद्र के बीच बने एक छोटे से आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। इसी शिप में डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर भी होता है। सरकार ने डेविड को इस आइलैंड पर 1 साल के लिए भेजा था। उसका काम था वहां रहकर मौसम का डेटा कलेक्ट करना। उसके लिए शिप में ही साल भर का खाना, जरूरी सामान और वेदर इक्विपमेंट रखे गए थे। कई दिनों के सफर के बाद शिप आखिरकार उस आइलैंड के पास पहुंच जाता है। डेविड और बाकी लोग छोटी बोट की मदद से आइलैंड पर उतरते हैं। आइलैंड पूरी तरह सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था और वहां किसी इंसान तो दूर कोई जानवर या पक्षी तक दिखाई नहीं दे रहा था। उस आइलैंड पर सिर्फ एक लाइट हाउस था और उसके पास एक छोटा सा घर बना हुआ था। डेविड को इसी घर में रहना था। डेविड से पहले इस आइलैंड पर रॉबर्ट नाम का एक वेदर ऑफिसर रहता था। उसकी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब रॉबर्ट को वापस जाना था और उसकी जगह डेविड को यहाँ 1 साल रुकना था। लेकिन जब डेविड और कैप्टन उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। घर के अंदर किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसे यहाँ रहने वाला आदमी अचानक कहीं गायब हो गया हो। अब कैप्टन और डेविड को लगता है कि शायद रॉबर्ट लाइट हाउस में होगा, इसलिए दोनों तुरंत लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर दोनों एक अजीब चीज देखते हैं। पूरा लाइट हाउस चारों तरफ से तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर इसे बंद किया हो ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके। कैप्टन कई बार गेट नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिर में वे दोनों गेट को जोर से धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं। अंदर उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम ग्रूनर होता है। कैप्टन उससे पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछता है। इस पर ग्रूनर सीधा जवाब देता है कि रॉबर्ट मर चुका है। वह एक दिन समुद्र की तरफ गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक जाते हैं। अब कैप्टन को भी यह जगह ठीक नहीं लग रही थी। वह डेविड से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी भी हमारे साथ वापस चल सकते हो, लेकिन डेविड वापस जाने से मना कर देता है। उसे लगता है कि अगर वह यहाँ 1 साल रहकर सरकार को सही वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे अच्छा पैसा मिल सकता है। इसके बाद कैप्टन डेविड को अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक गन देता है और कहता है कि यह जगह मुझे सेफ नहीं लग रही, अपना ख्याल रखना। फिर कैप्टन और बाकी लोग डेविड को वहीं छोड़कर वापस शिप में चले जाते हैं। अब वे लोग 1 साल बाद ही वापस आने वाले थे। कैप्टन के जाने के बाद रात को जब डेविड घर के अंदर चीजें देख रहा होता है, तभी उसे ड्रॉअर में एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी उसी पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। डेविड डायरी पढ़ना शुरू करता है। उसमें आइलैंड के बारे में कई अजीब बातें लिखी होती हैं। कुछ जगह एक मिस्टीरियस क्रीचर का जिक्र भी होता है, लेकिन सारी बातें साफ नहीं लिखी होती। कई पेजेस अधूरे होते हैं। डायरी में कुछ अजीब जानवरों के स्केचेस भी बने होते हैं। डेविड को समझ नहीं आता कि रॉबर्ट ने ये सब क्यों बनाया होगा। उसे लगता है शायद अकेलेपन की वजह से उसने ऐसी चीजें लिखी और बनाई होंगी। डायरी के एक पेज पर रॉबर्ट की वाइफ की फोटो भी लगी होती है। डेविड डायरी पढ़ते पढ़ते थक जाता है और वहीं उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह डेविड अपना काम शुरू करता है। वह वेदर डेटा कलेक्ट करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन समुद्र के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। वह देखता है कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उनके बीच सी शेल्स रखे हुए हैं। ये सब किसी पैटर्न जैसा लग रहा था। डेविड को लगता है कि शायद ये सब ग्रूनर ने किया होगा। वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद जब वह दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है तो उसे ग्रूनर के साथ कोई और भी दिखाई देता है। डेविड ध्यान से देखने की कोशिश करता है, लेकिन पलक झपकते ही वह फिगर गायब हो जाती है। डेविड दोबारा देखने की कोशिश करता है, लेकिन अब वहां सिर्फ ग्रूनर ही दिख रहा था। डेविड को लगता है शायद यह उसका वहम था, इसलिए वह इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। तभी डेविड को बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीरे से खिड़की के पास जाता है और छुपकर समुद्र की तरफ देखता है। समुद्र से एक नहीं बल्कि कई सारे वही अजीब क्रीचर्स बाहर निकल रहे थे। वे सीधे डेविड के घर की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में सभी क्रीचर्स घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। डेविड बिना देर किए गन उठाता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। उसकी गोलियों से कुछ क्रीचर्स वहीं गिर जाते हैं। अपने साथियों को मरता देखकर वे और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब डेविड अपना दूसरा प्लान इस्तेमाल करता है। उसने गेट के बाहर पहले से पुराने कागज और किताबें रखी थीं। वह उन पर आग लगा देता है। आग देखते ही क्रीचर्स पीछे हटने लगते हैं और धीरे धीरे समुद्र की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन डेविड की मुश्किल यही खत्म नहीं होती। आग अब उसके घर तक पहुंच चुकी थी। घर का दरवाजा जलने लगता है और धीरे धीरे आग फैलने लगती है, क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। डेविड तुरंत एक चादर अपने ऊपर लपेटता है और किसी तरह जलते हुए घर से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वह लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है। क्रीचर्स पर फायरिंग करते वक्त डेविड के हाथ में गहरी चोट भी लग गई थी। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और आग धीरे धीरे बुझने लगती है। लेकिन सुबह तक डेविड का घर पूरी तरह खराब हो चुका था।
अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। डेविड समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे किसी भी तरह लाइट हाउस के अंदर जाना होगा। वह अपनी राइफल उठाता है और लाइट हाउस के पास पत्थरों के बीच छुपकर बैठ जाता है। वह ग्रूनर का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर आता है। डेविड चुपचाप उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी ग्रूनर के पास मौजूद वही अजीब क्रीचर अचानक डेविड पर हमला कर देता है। डेविड किसी तरह उससे बचता है और उसे काबू में कर लेता है। जैसे ही डेविड उसे गोली मारने वाला होता है, ग्रूनर उसे रोक देता है। वह कहता है, इसे मत मारो, ये मेरे साथ रहती है। अब डेविड मौके का फायदा उठाता है। वह ग्रूनर से कहता है कि अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे लाइट हाउस में रहने देना होगा, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ग्रूनर मजबूर होकर उसकी बात मान लेता है। इसके बाद दोनों डेविड के बचे हुए सामान को लेकर लाइट हाउस में आ जाते हैं। अगली सुबह जब डेविड की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वही क्रीचर चुपचाप उसके घायल हाथ को चाट रही है। डेविड पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वह देखता है कि उसके हाथ का जख्म काफी हद तक ठीक हो चुका है। ये देखकर डेविड हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि ये क्रीचर सिर्फ खतरनाक नहीं है, इसके अंदर कुछ अजीब हीलिंग पावर भी है। अब डेविड इस क्रीचर के बारे में और जानना चाहता था। उसे लगता है कि अगर यह बात दुनिया को पता चले तो वह और ग्रूनर दोनों बहुत पैसा और नाम कमा सकते हैं। लेकिन ग्रूनर को दुनिया में वापस जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह इस आइलैंड को ही अपनी दुनिया मान चुका था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह यहाँ खुद को राजा समझता था। डेविड को यह बात समझ नहीं आती कि यह क्रीचर ग्रूनर के साथ कैसे रहने लगी। तब ग्रूनर बताता है कि कई साल पहले यह क्रीचर उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। उस वक्त यह बहुत छोटी थी। ग्रूनर ने इसे मरने से बचाया और तभी से यह उसके साथ रहने लगी। अब डेविड को धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। हर रात जो क्रीचर्स समुद्र से बाहर आते हैं वे हमला करने नहीं बल्कि अपने इसी साथी को ग्रूनर से छुड़ाने आते हैं। डेविड को यह भी पता चलता है कि ये क्रीचर्स दिन के उजाले में बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन को जला देती है। अब डेविड का मन इस आइलैंड से पूरी तरह हट चुका था। वह किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। शाम होने लगती है। ग्रूनर डेविड से कहता है कि गन लेकर रेडी हो जाओ क्योंकि रात होते ही वे क्रीचर्स फिर से हमला कर सकते हैं। दोनों लाइट हाउस की लाइट ऑन करते हैं और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद समुद्र से बड़ी संख्या में क्रीचर्स बाहर निकलने लगते हैं। वे सीधे लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रूनर ऊपर से उन पर लगातार फायरिंग करने लगता है, लेकिन डेविड यह सब देखकर बुरी तरह डर जाता है। वह लड़ने की जगह पीछे हटने लगता है और लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। ग्रूनर उसे बार बार आवाज देता है, लेकिन डेविड डर के मारे एक कोने में बैठा रहता है। कुछ ही देर बाद वह बेहोश हो जाता है। उस रात ग्रूनर अकेला ही पूरी रात उन क्रीचर्स से लड़ता रहता है। अगली सुबह ग्रूनर गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाता है। वह साफ कहता है कि अगर यहाँ जिंदा रहना है तो इन क्रीचर्स से लड़ना सीखना होगा। ग्रूनर उसे धमकी देता है कि अब से उसे लाइट हाउस के सारे काम करने होंगे, रोज पानी भरकर लाना होगा, छोटे बड़े काम संभालने होंगे और रात में उसके साथ गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। डेविड के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसे ग्रूनर की बात माननी पड़ती है। अब दिन में डेविड लाइट हाउस के काम करता और रात में ग्रूनर के साथ क्रीचर से लड़ने के लिए तैयार रहता। लेकिन एक चीज डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ग्रूनर उस फीमेल क्रीचर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वह उसे इंसान नहीं अपनी चीज समझता था। डेविड यह सब देखता था, लेकिन फिलहाल उसके पास कुछ करने की ताकत नहीं थी। फिर एक रात दोनों गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं। हमेशा की तरह क्रीचर्स समुद्र से बाहर निकलते हैं और लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इस बार डेविड पहले जैसा नहीं था। अब उसके हाथ में गन थी और आंखों में डर कम हो चुका था। वह क्रीचर्स पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन तभी ग्रूनर एक अजीब काम करता है। वह डेविड को बाहर अकेला छोड़ देता है और लाइट हाउस का गेट अंदर से बंद कर लेता है। ग्रूनर चाहता था कि डेविड खुद लड़कर सीखे कि इस आइलैंड पर जिंदा कैसे रहना है। अब पूरी रात डेविड अकेला उन क्रीचर्स से लड़ता रहता है। वह घायल होता है, गिरता है, फिर उठता है, लेकिन हार नहीं मानता। सुबह होते होते क्रीचर्स वापस समुद्र में लौट जाते हैं। ग्रूनर जब गेट खोलता है तो डेविड बाहर खून से लथपथ बैठा होता है, लेकिन अब वह पहले वाला डरा हुआ डेविड नहीं था। उसने सीख लिया था कि इन क्रीचर्स से कैसे लड़ना है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। दिन में लाइट हाउस के काम और रात में क्रीचर्स से लड़ाई। धीरे धीरे यह आइलैंड डेविड के लिए एक खुली जेल जैसा बन जाता है। वह हर वक्त यही सोचता रहता है कि कब उसे इस जगह से निकलने का मौका मिलेगा। इसी बीच डेविड का उस फीमेल क्रीचर के साथ एक अलग कनेक्शन बनने लगता है। अब उसे उसके लिए बुरा लगने लगा था। डेविड समझने लगता है कि अपने लोगों से दूर रहना कितना दर्दनाक होता है। शायद वह क्रीचर भी यही महसूस करती थी। डेविड उसे एक नाम देता है, एनेरिस। समय गुजरता रहता है। फिर एक दिन डेविड नोटिस करता है कि क्रीचर्स के हमले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड को लगता है शायद सर्दियों की वजह से वे कहीं और चले गए हैं, या फिर उन्हें समझ आ गया है कि यहाँ लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर साफ कहता है कि ऐसा नहीं है। ग्रूनर कहता है कि वे क्रीचर्स वापस जरूर आएंगे, अभी वे शांत नहीं हुए हैं।
बल्कि अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड टाइम पास के लिए चेस खेलने बैठते हैं। दोनों खेल में इतने उलझ जाते हैं कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना ही भूल जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स अचानक लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। जब डेविड बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इस बार क्रीचर्स की संख्या पहले से बहुत ज्यादा थी। हालत ऐसी थी कि 2 लोग मिलकर भी उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे। ऊपर से बुलेट्स भी लगभग खत्म होने वाली थीं और इस बार उनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं थी। दोनों किसी तरह लड़ते लड़ते लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग जाती है। क्रीचर्स आज उन पर भारी पड़ चुके थे। दोनों को लगने लगता है कि शायद आज वे जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन तभी सुबह होने लगती है। जैसे ही सूरज निकलता है, क्रीचर्स एक एक करके लाइट हाउस छोड़कर वापस समुद्र में जाने लगते हैं। धूप निकलने के बाद एनेरिस ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब डेविड को समझ आ चुका था कि यह लड़ाई वे ज्यादा दिन तक नहीं लड़ सकते। बुलेट्स खत्म होने वाली थीं, खाना भी कम बचा था और क्रीचर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। अगले दिन डेविड लाइट हाउस के बाहर घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर दूर समुद्र में एक शिप पर पड़ती है। शिप देखते ही डेविड के अंदर उम्मीद जाग जाती है। वह तुरंत अंदर जाता है, फ्लेयर गन उठाता है और शिप को सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रूनर उसे रोक देता है। ग्रूनर नहीं चाहता था कि डेविड इस आइलैंड से जाए। उसके लिए यह आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी, जहां वह खुद को राजा समझता था। इतने साल अकेले रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वह बात कर सकता था, और उसे यह डर भी था कि अगर डेविड वापस चला गया तो वह दुनिया को एनेरिस और इन क्रीचर्स के बारे में बता देगा। इसलिए ग्रूनर डेविड को जाने नहीं देना चाहता था। उसी वक्त एनेरिस ग्रूनर पर हमला कर देती है। वह डेविड को उससे बचाना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेविड की आंखों के सामने वह शिप धीरे धीरे दूर जाता है और समुद्र में गायब हो जाता है। अब डेविड के पास कुछ भी करने को नहीं बचता। कुछ और दिन बीत जाते हैं। ग्रूनर अब भी डेविड और एनेरिस दोनों के साथ बुरा बर्ताव करता है, लेकिन एनेरिस के साथ उसका सलूक डेविड को सबसे ज्यादा बुरा लगता था। एक दिन डेविड मछली की हड्डी से एक छोटी टॉय बोट बनाता है और एनेरिस को गिफ्ट करता है। जैसे ही एनेरिस उस बोट को देखती है, वह डेविड को आइलैंड के एक कोने में ले जाती है। वहां जाकर डेविड देखता है कि सच में एक असली बोट पड़ी हुई है। डेविड यह बात ग्रूनर से पूछता है। तब ग्रूनर बताता है कि उसे इस बोट के बारे में पहले से पता था। वह बताता है कि कुछ लोग कभी इस बोट से आइलैंड तक पहुंचे थे। वे लोग अपनी जान बचाकर यहाँ आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ग्रूनर कहता है कि उन लोगों का शिप तूफान में इसी आइलैंड के पास डूब गया था। उस शिप में गोला बारूद और एक्सप्लोसिव सामान भरा हुआ था। ये सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है। उनके पास एक पुराना डाइविंग सूट था। डेविड कहता है कि अगर कोई उस सूट को पहनकर डूबे हुए शिप तक जाए तो शायद वहां से बुलेट्स या डायनामाइट मिल सकता है। अगर उन्हें एक्सप्लोसिव मिल गया तो क्रीचर्स से लड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन ग्रूनर पहले इस बात से मना कर देता है। उसे यह काम बहुत डेंजरस लगता है। फिर भी डेविड यह रिस्क लेने को तैयार था, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ और दिन गुजरते हैं। इस बीच डेविड और एनेरिस के बीच कनेक्शन और गहरा हो जाता है। डेविड अब उसे सिर्फ एक क्रीचर नहीं समझता था, उसे एनेरिस से लगाव होने लगा था। ग्रूनर ये सब चुपके से देख लेता है। उसे लगता है कि एनेरिस अब डेविड के करीब जा रही है और वह उसे उससे छीन लेगा। अब ग्रूनर के मन में डेविड को रास्ते से हटाने का प्लान आने लगता है। अगले दिन ग्रूनर अचानक डेविड की बात मान लेता है। वह कहता है कि ठीक है, तुम डाइविंग सूट पहनकर नीचे जाओगे और वहां से डायनामाइट के बॉक्सेस ऊपर भेजोगे। मैं तुम्हें बोट से वापस ऊपर खींच लूंगा। इसके बाद दोनों बोट में बैठकर उस जगह पहुंचते हैं जहां शिप डूबा हुआ था। डेविड डाइविंग सूट पहनता है और समुद्र के नीचे उतर जाता है। नीचे जाकर वह देखता है कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे डायनामाइट के कुछ बॉक्सेस मिल जाते हैं। तभी अचानक उसके सामने कुछ क्रीचर्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर डेविड घबरा जाता है और नीचे गिर पड़ता है। डाइविंग सूट इतना भारी था कि वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। वह ग्रूनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पाता। ऊपर बोट में बैठा ग्रूनर सोचता है कि शायद क्रीचर्स ने डेविड को मार दिया है, लेकिन असल में वे कोई बड़े खतरनाक क्रीचर्स नहीं थे, बल्कि 2 छोटे बच्चे थे। डेविड किसी तरह अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ता है और ऊपर सतह तक पहुंच जाता है। इसके बाद वे लोग पुराने बॉक्सेस निकालते हैं जिनमें डायनामाइट रखा होता है। अब डेविड और ग्रूनर दोनों काम पर लग जाते हैं। वे लाइट हाउस के चारों तरफ 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा देते हैं, ताकि जब अगला हमला हो तो क्रीचर्स को एक ही बार में खत्म किया जा सके। कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं
और आइलैंड पर बर्फबारी का मौसम आ जाता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि क्रीचर्स के अटैक्स फिर से बंद हो जाते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता चल गया हो कि उनके लिए जाल बिछाया गया है। ग्रूनर को शक होता है कि शायद एनेरिस ने उन्हें खबर कर दी है। इसी वजह से वह एनेरिस पर गुस्सा निकालने लगता है, लेकिन डेविड उसे रोक देता है। अब दोनों एक नया प्लान बनाते हैं। वे लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ देंगे ताकि क्रीचर्स को लगे कि अंदर आने का मौका मिल गया है। जैसे ही वे पास आएंगे, डायनामाइट ब्लास्ट करके उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। डेविड एनेरिस को लाइट हाउस के टॉप पर जाकर आवाज लगाने को कहता है। एनेरिस की आवाज सुनते ही समुद्र के अंदर मौजूद क्रीचर्स बाहर आने लगते हैं। वे देखते हैं कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला है। उन्हें लगता है कि आज एनेरिस को छुड़ाने का मौका मिल गया है, लेकिन असल में यह उनके लिए एक जाल था। कुछ ही देर में क्रीचर्स तेजी से लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर देते हैं। डेविड किसी तरह खुद को बचाता है। जैसे ही क्रीचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं, ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबाता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। असल में डेविड ने पहले उसका कनेक्शन खोल दिया था और बाद में ग्रूनर उसे दोबारा लगाना भूल गया था। अब डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ने लगता है। नीचे क्रीचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें सिर्फ ग्रूनर रोक रहा था। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर ब्लास्ट कर देता है। जोरदार धमाका होता है और कई क्रीचर्स वहीं खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी भी काफी क्रीचर्स जिंदा थे और वे फिर से लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए ग्रूनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। धमाका इतना तेज होता है कि डेविड और ग्रूनर दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों को होश आता है, चारों तरफ मरे हुए क्रीचर्स पड़े थे। ग्रूनर उन क्रीचर्स को भी मार रहा था जो घायल हालत में अभी भी जिंदा थे। तभी डेविड की नजर एक क्रीचर के गले में पड़े नेकलेस पर जाती है। वह क्रीचर तड़प रहा था। उसे देखकर डेविड को पहली बार एहसास होता है कि जिन क्रीचर्स को वे अब तक सिर्फ खूंखार जानवर समझ रहे थे, वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनके भी परिवार थे। वे सिर्फ बोल नहीं सकते थे। लेकिन ग्रूनर के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उस दिन के बाद क्रीचर्स ने हमला करना बंद कर दिया, लेकिन अब हर रात समुद्र किनारे से रोने जैसी आवाजें आती थीं। डेविड को अब समझ आने लगता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कितने क्रीचर्स मारे गए, कितने बच्चों ने अपने परिवार खो दिए, और यह सब सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से हुआ। अगले दिन डेविड समुद्र के पास कुछ छोटे क्रीचर बच्चों को देखता है। वे वही बच्चे थे जिनके अपने इस लड़ाई में मारे जा चुके थे। डेविड पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाता है और उसके बीच में वही छोटी टॉय बोट रख देता है ताकि एनेरिस उसे देखकर वापस आ जाए। वह कई घंटे इंतजार करता है, लेकिन एनेरिस वापस नहीं आती। अगली सुबह डेविड देखता है कि ग्रूनर सो रहा है। उसके पास कुछ पुरानी चीजें रखी होती हैं। उन्हीं चीजों में डेविड को एक पुरानी फोटो मिलती है। जैसे ही वह फोटो देखता है, वह हैरान रह जाता है। ये वही औरत थी जिसकी फोटो डेविड ने पहले दिन रॉबर्ट की डायरी में देखी थी, लेकिन इस फोटो में वह औरत ग्रूनर के साथ खड़ी थी। अब डेविड को सच्चाई समझ आती है। 1 साल पहले आया वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं था। उसने अपनी पहचान बदल ली थी, यानी ग्रूनर ही असल में रॉबर्ट था। उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वह इस आइलैंड को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। ये सच जानने के बाद डेविड की उम्मीद भी टूटने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद वह भी कभी इस आइलैंड से बाहर नहीं जा पाएगा। अगली शाम डेविड फिर समुद्र किनारे जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि सर्कल में रखी टॉय बोट अब गायब है। उसी जगह एक छोटा क्रीचर बच्चा खड़ा होता है जिसके हाथ में वही टॉय बोट होती है। डेविड अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई लकड़ी उस सर्कल के बीच में फेंक देता है। वह उन्हें दिखाना चाहता था कि अब उसका इरादा लड़ने का नहीं है, वह उनसे शांति चाहता था। कुछ ही देर बाद समुद्र की लहरों से एनेरिस बाहर आती है। उसके पीछे और भी कई क्रीचर्स बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर हमला नहीं करता क्योंकि अब वे भी लड़ाई नहीं चाहते थे। वे सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक सेफ जगह चाहते थे। तभी वहां ग्रूनर बंदूक लेकर पहुंच जाता है। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रीचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये सिर्फ शांति चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर किसी की बात नहीं सुनता। वह एनेरिस पर चिल्लाता है और उसे अंदर जाने को कहता है, लेकिन इस बार एनेरिस उसकी बात नहीं मानती। ये पहली बार था जब एनेरिस ने ग्रूनर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। ग्रूनर को समझ आ जाता है कि अब इस आइलैंड पर उसकी बादशाहत खत्म हो रही है। अब कोई भी उससे डर कर उसका हुक्म नहीं मान रहा। वह गुस्से में लाइट हाउस की तरफ चला जाता है। डेविड को लगता है कि शायद ग्रूनर को अब समझ आ गया होगा कि कोई भी हमेशा गुलाम बनकर नहीं जी सकता, लेकिन ग्रूनर अभी भी बदलने वाला नहीं था। जैसे ही वह लाइट हाउस पर पहुंचता है, वह सिग्नल गन से फ्लेयर छोड़ देता है। वह फ्लेयर सीधा जाकर एक छोटे क्रीचर बच्चे से टकराता है और उस बच्चे की वही मौत हो जाती है। बच्चे की मौत होते ही सारे क्रीचर्स डरकर वापस समुद्र की तरफ भाग जाते हैं। एनेरिस भी डेविड की तरफ देखती है, लेकिन अब उसकी आंखों में भरोसा नहीं था। उसे लगता है कि डेविड ने भी उन्हें धोखा दिया है। ये देखकर डेविड गुस्से से पागल हो जाता है और सीधे लाइट हाउस की तरफ भागता है। वह ग्रूनर से भिड़ जाता है और उससे पूछता है
कि तूने ऐसा क्यों किया। वे लोग लड़ना नहीं चाहते थे, वे बस शांति चाहते थे। लेकिन ग्रूनर अब पूरी तरह हिंसक हो चुका था। वह हाथ में लोहे की रॉड उठाता है और डेविड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डेविड उसे उसके असली नाम से पुकारता है। वह कहता है, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ये सुनते ही ग्रूनर वहीं रुक जाता है, क्योंकि असल में वह हमेशा से ऐसा नहीं था। इस आइलैंड पर अकेले रहते रहते अपनी पत्नी को खोने के बाद और इतने सालों की तन्हाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह खुद को इस आइलैंड का मालिक समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि यहाँ हर चीज पर सिर्फ उसका हक है। लेकिन डेविड की बात सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि ये क्रीचर्स कभी लड़ाई नहीं चाहते थे। वे सिर्फ अपने लोगों को बचाना चाहते थे और अपने बच्चों के लिए एक सेफ जगह चाहते थे। ग्रूनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वह खुद को ताकतवर महसूस कर सके। अब ग्रूनर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह चुपचाप लाइट हाउस से बाहर आता है और खुद को उन क्रीचर्स के सामने छोड़ देता है। कुछ ही पलों में क्रीचर्स उस पर हमला कर देते हैं और ग्रूनर वहीं मारा जाता है। डेविड यह सब देखता रह जाता है। इसके बाद वह लाइट हाउस के अंदर जाकर खुद को बंद कर लेता है। समय ऐसे ही गुजरता रहता है। 1 साल बाद फिर से एक शिप उस आइलैंड पर आता है। उसके साथ कैप्टन, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। अब उस नए वेदर ऑफिसर को यहाँ 1 साल रुककर मौसम का डेटा कलेक्ट करना था। जब कैप्टन डेविड से पिछले ऑफिसर के बारे में पूछता है तो डेविड भी वही झूठ बोलता है जो 1 साल पहले ग्रूनर ने बोला था। वह कहता है कि वह समुद्र की तरफ गया था लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। अब डेविड भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। दूसरी तरफ एनेरिस अब अपने लोगों के साथ आजाद थी। अब उन्हें किसी ग्रूनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वे समुद्र में भी और आइलैंड पर भी अपने बच्चों के साथ शांति से जी सकते थे। और इसी के साथ कोल्ड स्किन की कहानी खत्म होती है।